Hello, good evening and welcome back to my channel Biology for All and my name is Anupam मिश्रा। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर का जो मेन टेक्स्ट बुक है बी हाइव, उसका एक पोएम है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इस पोएम में एक बेसिकली एक कहानी है एंड द स्टोरी इज एक्चुअली नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। एक कहानी को एक पोएम के फॉर्म में नरेट किया हुआ है। तो इस तरह की जो पोएम होती हैं उनको हम बोलते हैं बैलेड, BALLAD। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई लेजेंड, अब लेजेंड का मतलब क्या है? लेजेंड का मतलब है पौराणिक कथाएं, जो पुरानी किस्से कहानियां हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, उनको मेनली लेजेंड बोलते हैं। जैसे द लेजेंड ऑफ पंचतंत्र आपने पढ़ा होगा, रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे कहानी किस्से हैं। उसी तरीके का एक ये कहानी है which is written in the form of a poem, which is, and this form of narration of a story in the form of a poem is called ballad। तो चलिए इस पोएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है और पोएम किसने लिखी है और पोएम बेसिकली है किस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दिस पोएम इज अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड रिटन बाय फीबी कैरी, PHOEBE, फीबी, ओ साइलेंट है, Phoebe Carey, and it's the story of an old lady who angered Saint Peter because of her greed and selfishness। ये पोएम बेसिकली नॉर्थलैंड एक जगह है, वहाँ का एक पौराणिक कहानी है, एक किस्सा है ये, जो कि इस पोएम के जो पोइट हैं वो है फीबी कैरी। और ये एक स्टोरी है किसके बारे में? इट्स अ स्टोरी अबाउट एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला की कहानी है, जिसने एक सेंट पीटर थे, उन सेंट पीटर को अपने लालच और अपने जिसको करना सेल्फिशनेस का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता हो केवल, और अपने लालच की वजह से एक सेंट पीटर थे, उसके पास आए थे, भूखे थे और कुछ उसको खाने के लिए मांगने आए थे, और किस तरीके से उसने अपने लालच की वजह से उनको गुस्सा कर दिया, उनको नाराज कर दिया। फिर हुआ क्या कहानी में है क्या? वन डे सेंट पीटर वॉज वॉकिंग अराउंड द वर्ल्ड गिविंग रिलीजियस स्पीच टू द पीपल। ही रीच्ड अ वुमेन्स कॉटेज। He reached a woman's cottage where she was baking cakes। एक सेंट पीटर थे, बहुत ही भले और बहुत ही सज्जन आदमी थे, और वो क्या काम करते थे? दुनिया में घूम घूम के लोगों के पास जाके, लोग उनके पास भी आते थे, वो रिलीजियस स्पीच वगैरह दिया करते थे लोगों के को। और एक दिन वो काफ़ी भूखे थे और पैदल चल चल के थक चुके थे, तो वो इस जो लेडी जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे उसके कॉटेज में आए, वेयर शी वॉज बेकिंग केक्स। वहाँ पर जो वो बैठकर अपने लिए केक बना रही थी। The saint being hungry because of fasting asked for a piece of cake। सेंट बहुत भूखे थे, और भूखे किस लिए थे? क्योंकि उनके पूरे दिन से उन्होंने फास्ट रखा होता, चल चलते थक भी गए थे बहुत। तो उन्होंने उस लेडी से कहा कि आप केक बना रहे हो तो मुझे इसमें से एक केक का टुकड़ा दे दो। द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश। तो वो जो लेडी थी बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही लालची और बहुत ही सेल्फिश औरत थी। शी थॉट दैट द केक्स शी वॉज बेकिंग वर टू लार्ज टू बी गिवन अवे। उसको क्या लगा, मन में लालच आया कि वो जो केक बना रही है वो केक असल में साइज़ में बहुत बड़े हैं, और साइज़ में बड़े हैं इसलिए वो फ्री में तो किसी को ऐसे नहीं दे सकती, बहुत बड़े केक हैं। शी देन रोल्ड अ स्मॉलर वन विच शी कुड नॉट गिव अवे बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। फिर उसने क्या किया? एक छोटा केक बनाया, उस साइज़ का छोटा केक बनाया। फिर जब केक बन गया, फिर उसने केक की तरफ देखा, उसको लगा यार ये केक भी हालांकि पहले जितना बड़ा तो नहीं है, छोटा है, लेकिन ये इतना छोटा भी नहीं है कि इसको फ्री में किसी को खाने के लिए दे दिया जाए। Then she rolled a thin wafer-like cake, but again could not give it away। उसने बाद क्या काम किया? एक बिल्कुल वेफर होते हैं बिल्कुल पतला पापड़, जिसको चिप्स भी बोलते हैं, चिप्स जैसा पतला केक बनाया और उसको बेक किया, और बेक करने के बाद जब वो तैयार हो गया तो उसने देने का नंबर आया, तो उसको फिर में मन में लालच आ गया कि ये केक तो मैं ऐसे फ्री में किसी को खाने के लिए नहीं दे सकती। हर बिहेवियर मेड द सेंट पीटर एंग्री। इस तरीके का जो व्यवहार उन्होंने देखा उस लेडी का, सेंट पीटर ने, उन्हें आया गुस्सा। ही सेड दैट द वुमन वॉज नॉट फिट टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म। उनको एक गुस्सा ये आया कि ये जो लेडी है, इसका मनुष्य जीवन में जो ह्यूमन फॉर्म उसको भगवान ने दी है, उसमें इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये फिट नहीं है उसके लिए। ही कर्स हर टू चेंज इन अ बर्ड। उन्होंने उसको श्राप दिया, कर्स का मतलब श्राप दिया कि वो क्या होगी, वो लेडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक चिड़िया में कन्वर्ट हो जाएगी। सून आफ्टर द वुमन वॉज चेंज्ड इनटू अ बर्ड। और वो बर्ड कौन सी थी? वुड पैकर। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया वो लेडी एकदम से क्या हो गई?
एक चिड़िया में चेंज हो गई, और वो चिड़िया कौन सी थी? वुड पैकर है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको पता होगा, वुड पैकर एक बेसिकली एक पक्षी होता है जो अपनी चोंच से जगह जगह पर छेद करता रहता है, लकड़ियों में छेद करता रहता है, और छेद करके वो अपना घोंसला बनाता है और वहाँ पर रहता है, वुड पैकर। नाउ शी इज फाउंड डिगिंग ड्राई वुड टू गेट शेल्टर एंड वर्किंग हार्ड टू गेट सम फूड थ्रू आउट द डे। अब उसके बाद हुआ क्या कि वो आज भी जंगलों में पाई जाती है, कई लोगों ने उसको देखा भी है, और वो क्या करती है सारे दिन कि वो सूखी लकड़ियों में अपनी चोंच मार मार के उसको छेद करती रहती है, इसलिए कि शायद उसको उसके अंदर खाने के लिए कुछ मिल जाए। एंड शी वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द डे। वो पूरे दिन मेहनत करती है। पूरे दिन मेहनत किस लिए करती है? अपने लिए खाना ढूंढने के लिए। ये तो कहा था बेसिकली कहानी का, ये पूरी स्टोरी जो है उसका एक समरी, एक थोड़ा सा आउटलाइन समझाने के लिए मैंने आपको पहले बताया है। अब थोड़ा सा स्टोरी पढ़ते हैं। बहुत कई लाइन्स की पोएम है, तो इसको जल्दी से पढ़ते हैं। उसके जितने भी पोइटिक डिवाइसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही साथ अगर कोई इसमें डिफिकल्ट वर्ड आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अवे अवे इन नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोइटिक डिवाइस। ये जो मैंने देखिए इसको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, और ये हाईलाइट करने का पर्पज़ ये है कि जहाँ जहाँ भी जो पोइटिक डिवाइसेस आई हैं, जिसमें जिन जिन लाइंस में आई हैं, जिन जिन वर्ड्स में आई हैं, उन सभी को मैंने हाईलाइट किया हुआ किसी ना किसी कलर से, और वो कौन कौन सी हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। पहली लाइन पढ़ते हैं, अवे अवे इन नॉर्थलैंड। देखिए अवे वर्ड दो बार रिपीट हुआ है इसमें। तो जहाँ पर भी कोई वर्ड एग्जैक्टली सेम वर्ड सेम स्पेलिंग बार बार रिपीट होती है, उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं रिपीटिशन। तो अगर ये पैराग्राफ आपके एग्जाम में आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें आप पोइटिक डिवाइस बताइए क्या है, तो अवे अवे रिपीटिशन है। कहानी क्या है? अवे अवे इन नॉर्थलैंड। ये नॉर्थलैंड की कहानी है। बहुत दूर कहीं एक देश था नॉर्थलैंड, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। वहाँ पर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू का मतलब क्या है कि जो दिन के घंटे हैं वो कम है, यानी कि दिन वहाँ पर छोटे होते थे, दिन का जो ड्यूरेशन है वो कम होता था। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। और सर्दियों में रात इतनी लंबी होती थी दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। वो पूरी रात सो नहीं पाते थे, यानी कि वो रात इतनी लंबी हुआ करती, कई घंटों की, वो कितना भी सो लें वो रात कभी ख़त्म नहीं होती थी। अब जो नेक्स्ट लाइन है, लाइन नंबर 4, उसमें भी एक पोइटिक डिवाइस है। वो कौन सी मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। यहाँ पे द साउंड जो है रिपीट हो रहा है। द साउंड, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। यहाँ पर द साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है एक ही लाइन में, उस पोइटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? अलिटरेशन। तो 4th लाइन में क्या है? अलिटरेशन। आगे बढ़ते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। वेयर दे हार्नेस का मतलब था किसी रस्सी से किसी चेन से बांधना। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज चलने वाले। रेनडियर एक डियर की एक प्रजाति है, इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ ए डियर। स्लेजेस आपने पढ़ा होगा बचपन में, जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, हमें हमेशा बर्फ़ ही पड़ी रहती है, वहाँ पर वो बर्फ़ पर चलने वाली एक तरीके की गाड़ी होती है जिसमें रेनडियर को बांध कर वो एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। और स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। तो वो जिस नॉर्थलैंड की कहानी के बारे में बात कर रही पोइट, वो कह रहा है कि वो नॉर्थलैंड की जगह है जहाँ पर दिन के आवर्स बहुत कम है, नाइट्स बहुत लंबी विंटर में हो जाती हैं, और लोग कितना भी सोए वो नाइट कभी ख़त्म नहीं होती है उनके लिए। और वो उस जगह पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो स्लेजेस हैं उनमें बहुत तेज चलने वाले रेनडियर को वो बांधते हैं व्हेन इट स्नो, जब भी वहाँ पर बर्फ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। इस लाइन को भी मैंने हाईलाइट किया, इसको देखिए दोबारा से समझते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। और बच्चे कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसे किसी बेयर के बच्चे हों। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने सारे कपड़े पहने होते हैं, वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी बेयर के या भालू के ये बच्चे हैं जो चलकर आ रहे हैं। अब इस लाइन में भी एक पोइटिक डिवाइस है जिसका नाम है सिमली। देखिए, जब यहाँ पर बच्चों को किससे कंपेयर किया गया है? बच्चों को कंपेयर किया है बियर्स कब्स, भालू के बच्चों से कंपेयर किया गया है। और कंपैरिजन वाला वर्ड भी दिया है लाइक, जहां पर जिस लाइन में एक कंपैरिजन किया जाए और कंपैरिजन वाले वर्ड जैसे लाइक हो या फिर एज हो, तो उस लाइन में पूछा जाए कि पोइटिक डिवाइस क्या है, वो होता है सिमली। ऑलराइट, तो इस लाइन में कौन सा पोइटिक डिवाइस है? सिमली, क्योंकि लाइक वर्ड यूज किया गया है और कंपैरिजन किस में किया गया? चिल्ड्रन और बियर कब्स में कंपैरिजन किया गया है।
क्यों लगते थे? इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, फरी होते हैं जो बेसिकली एनिमल स्किन के कपड़े जो बनते हैं उनको फरी क्लॉथ्स बोलते हैं। तो जब वो बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं, बहुत स्नोफॉल होता है, तो वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जो मोस्टली एनिमल स्किन के बने होते हैं, और दूर से देखने पर वो कैसे लगते हैं? दे लुक लाइक बियर कब्स। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell them, देखिए again there is a poetic device in it. They tell them, the sound repeat हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा poetic device है? Alliteration. They tell them a curious story. वो कोई strange सी कहानी बताते हैं, and I don't believe it is true. पोएट कहता है मुझे नहीं लगता ये कहानी सच है, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अगर मैं इस कहानी को आपको डिस्क्राइब करूं तो मुझे लगता है बेशक ये कहानी सही नहीं है, सच नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि इस कहानी से आपको एक लेसन सीख सकते हो। लास्ट वाली लाइन को देखिए, इफ आई टेल द टेल टू यू, ट साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। यहाँ पर टेल का मतलब कहानी है और यहाँ पर टेल का मतलब है बताना, TALE, टेल का मतलब स्टोरी या कहानी। तो पोएट कहता है कि वो लोग बड़ा स्ट्रेंज सी कहानी सुनाते हैं मुझे, एंड आई बिलीव इट द स्टोरी इज नॉट ट्रू, इट्स ऑल फिक्शन, बट इफ आई टेल यू द स्टोरी एंड आई एम श्योर यू विल लर्न लेसन फ्रॉम इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट? ये स्टोरी पूरी है क्या? Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Abhi this is the story about a lady who was very greedy and selfish and Saint Peter. ये कहानी है किसके बारे में? एक सेंट पीटर जो कि बड़े अच्छे आदमी थे, एंड हु यूज्ड टू लिव द वर्ल्ड बिलो, शायद पहाड़ों के नीचे का जो एरिया है वहाँ पर वो रहा करते थे, और वो सारे दिन क्या करते थे? ही यूज्ड टू वॉक हियर एंड देयर, एंड व्हाट वाज हिज ड्यूटी, व्हाट ही यूज्ड टू डू ऑल द डे? प्रीचिंग। वो लोगों को धार्मिक उपदेश या संदेश दिया करते थे। He came to the door of a cottage and traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. ABCB अगर पूछा जाए कि इसमें what is the rhyming scheme? Cottage, earth, cakes, hearth. तो this earth is rhyming with hearth. तो ABCB. This is the rhyming scheme. सो सेंट पीटर कहाँ एक दिन वो घूमते ही वॉज ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, ही वॉज ट्रेवलिंग अराउंड द ग्लोब, दुनिया में घूम रहे थे, और घूमते घूमते कहाँ पर आए? ही केम टू दिस लिटिल वुमेन्स हाउस। वहाँ पर वो क्या कर रही थी? शी वॉज मेकिंग केक्स। वो वहाँ पर हार्थ कहते हैं चूल्हे पर वो केक को बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड फॉर फ्रॉम हर स्टोन ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। ही वॉज फेंट का मतलब लगभग उनको चक्कर आ रहे थे, बेहोश हो रहे थे। किस वजह से? विद फास्टिंग, क्योंकि उन्होंने सारे दिन का फास्ट रखा हुआ था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन लगभग दिन पूरा खत्म हो चुका था। तो वो जब लेडी के कॉटेज पर आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो केक्स बना रही है वहाँ पर बैठ के। तो उन्होंने ठीक है, वो बोला कि ठीक है, ही आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ केक। सेंट पीटर ने उस लेडी से एक केक मांगा कि वही उनको सारे दिन से भूख लग रही थी, तो सोचा कि इस लेडी से केक मांगते हैं। वो लेडी से केक मांगा, फिर हुआ क्या? So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उसने एक छोटा सा केक बनाया, और जब वो बन रहा था तो उसने केक की तरफ देखा, उसको लगा कि ये केक बहुत बड़ा है, इसको फ्री में ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked as she turned it over as large as the first one had done. अब नीड का मतलब होता है आटे का गूंथना या मारना, ठीक है। केक का प्रोसेस जो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा इसके बारे में, केक कैसे बनता है। तो उसने क्या किया, दोबारा से केक का फ्लोर जो गूंथा, दोबारा से केक बनाया और पहले से छोटा केक बनाया। जब छोटा केक वो बन रहा था, ओवन वगैरह जो भी रखा होगा जिस पर भी वो बना रही थी, तो उसने जब केक की तरफ देखा, उसको लगा अरे नहीं, ये तो केक तो पहले जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उससे छोटा है, लेकिन फिर भी ये मैं इसको ऐसे ही फ्री में किसी को नहीं दे सकती खाने के लिए। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उसने क्या किया, उसके मन में लालच आ गया, उसने डो का बहुत छोटा सा हिस्सा लिया और उसको रोल करके उसको इतना फ्लैट कर दिया कि वो बिल्कुल पापड़ जैसा हो गया, और उसको फिर बेक किया। और बेक करने के बाद जो वो बन के सामने आया, इट वॉज लाइक ए वेफर कहते हैं चिप्स या पापड़ जो होता है। और जब उसने उसको देखा,
शी कुडंट पार्ट विद दैट, वो उसके मन में फिर से लालच आ गया और उसने वो केक देने से मना कर दिया कि वो केक भी नहीं देगी। ये थर्ड लाइन में एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, एज आया है, केक का कंपैरिजन किससे किया गया, वेफर से। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सिमली। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है और लाइक और एज वाले वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो होता है सिमली। जब उसने देखा केक बनके तैयार हो गया तो उसने सोचा कि ये केक भी बहुत बड़ा है, इसको भी ऐसे ही किसी को खाने के लिए मैं नहीं दे सकती। अब क्यों नहीं दे सकती, उसका क्या खुद का क्या एक्सप्लेनेशन था। फॉर शी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। वो कहती है देखो मुझे ये केक जब मैं खुद खाती हूँ तब तो ये बहुत छोटे लगते हैं, जब मुझे लगता है ये केक मैं किसी को दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केक तो बहुत बड़ा है, इसको किसी को ऐसे ही खाने के लिए मैं नहीं दे सकती। और उसने ये कह के वो उस केक उठा के कहाँ रख दिया, शेल्फ में। इसमें मैंने ये जो पोर्शन है माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, ये इसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। इसमें पोइटिक डिवाइस है आयरनी। आयरनी होता है विरोधाभास। दो ये आयरनी है, वो खुद खा रही है तो केक छोटा है, और वही केक जब वो किसी और को देती है तो वो उसको लगता है बहुत बड़ा है। दिस इज कॉल्ड आयरनी। अब क्या हुआ, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट। अब ये सेंट पीटर ने जब उसका बिहेवियर देखा, ही बिकेम वेरी एंग्री। वाई ही बिकेम वेरी एंग्री, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वेरी टायर्ड एंड ही सिंस ही वॉज फास्टिंग ही बिकेम वेरी अनॉयड व्हेन ही सॉ such kind of behavior of this woman. Then और उसका जो behavior था it was enough to provoke a scent. provoke का मतलब होता है भड़काना, गुस्सा दिलाना किसी को। तो उसका जो behavior था it was enough to provoke him. अब उनको आया गुस्सा। Now he became very angry and he said you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. उन्होंने उसको बोला कि you are a very selfish woman. You do not see my condition. I've been hungry for throughout the day and I have not eaten anything. When I came to your house, I requested for a piece of cake and you are so greedy and you are so selfish that you don't want to give me a piece of cake in spite of knowing the fact that I am very hungry. So he cursed him that you are not fit to be in human form. You are not fit for it. आप इस जो मानव जो आपको रूप मिला है उसमें आप रहने के लिए बिल्कुल लायक नहीं हो. To have both food and shelter and fire to keep you warm. You do not have any right to have food and shelter and fire to keep you warm. ये आप अपना अधिकार खो चुकी हो. अब क्या होगा? Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard and dry wood. What he said, now you have made me annoyed, you have made me very angry, so I curse you that you will change into a bird and you will get your scanty food. Scanty मतलब थोड़ा बहुत जो तुम्हें खाना मिल जाएगा. And how you will get your food? By boring, boring and boring. Bore करना मतलब होता है किसी चीज में छेद करना. Now see, boring, boring and boring. Which poetic device is it? Repetition. So he said he will get your food, but for that food you have to work very hard. You need to find the food, you need to keep on boring, boring and boring all the day, and then maybe possible that you will be able to get your food. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब हुआ क्या, जैसे ही उसको कर्स हुआ, she immediately changed into a bird and she flew out of the chimney. जिस चिमनी जो चिमनी उस हर चूल्हे के ऊपर चिमनी लगी हुई थी, तो उस चिमनी में से इधर वो क्या हुई, बर्ड में चेंज हो गई. When it came out, it was actually a woodpecker. जब वो बाहर निकला, चिड़िया बाहर निकली, वो चिड़िया कौन थी? That bird was a woodpecker. He had a scarlet cap on her head, but that was left the same. But all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flames. उसके सर पर एक छोटी सी टोपी सी रह गई थी जो शायद वो लगाए हुए थी, उसके सर पर कैप रह गई थी. And that was left the same. और वो उसके ऊपर जब वो बर्ड में चेंज हुई तो उसके ऊपर वैसे ही वो छोटी सी कैप नुमा एक चीज़ रह गई, और उसके बाकी जितने भी कपड़े थे वो सब जल गए. And they become black same as coal in flames. जैसे कोयले को
जलाया जाता है कोयले का जो कलर और जितना ब्लैक होता है, सारे के सारे कपड़े बिल्कुल राख हो गए जल के। Black as a coal in flame, it has been highlighted in red because there is a poetic device in it, and that poetic device is simply because there is a comparison made between the color of her clothes and the coal, because they both have the same color, दोनों का color same होता है black. And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर द फूड, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर द फूड, अगेन रिपीटिशन है। अब उसके बाद जब ये हो गया सारा, तो अब उस शहर के उस देश के जितने भी रहने वाले स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या देहात में रहने वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमने उसको देखा है, वी हैव सीन दैट बर्ड, एंड दैट बर्ड इज अ वुड पैकर। अब वो कहाँ रहती है? वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, वो आज तक वो कहाँ मिलती है? पेड़ों में पाई जाती है। और वॉट शी डज ऑल द डे, शी कीप्स ऑन बोरिंग एंड बोरिंग। फॉर वॉट रीजन? बिकॉज she search for her food, वो अपने भोजन की तलाश में रहती है। So this was the explanation and the summary of poem The Legend of Northland, written by Phoebe Cary. I explained you the summary of the poem. I explained you all the poetic devices that were in it. I explained you the poem word for word and all the difficult words. If you have any questions, अगर आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कोई आपका कमेंट या सुझाव है इस वीडियो के बारे में, तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।